स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सर सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी विजिबल है। अच्छा सर, तो जिस तरह सर मैंने आपसे कल रात बात की थी कि हम लोगों ने कन्नड़ के 10 साल कोर्सेज और सैप टेंसेस को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो हम लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था राइट आफ्टर हमारी जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हुई थी। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था सर, तो वो कैलकुलेट किया था 10 साल कोर्सेज जो कंडक्टर के ऊपर होते हैं। एक नॉर्मल सी डेरिवेशन जो होती है कि इवन दो हमारे पास जो सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो केबल्स हैंग कर रही होती है उन पे कौन सी टेंसाइल फोर्सेस लगती हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स की कोई बेसिक्स लेने के लिए पहले मैंने ये वाली डेरिवेशन की थी। ये मैंने एक डिफरेंट बुक से उठाई थी जिसको मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड करके इसको ड्राइव करने की कोशिश की थी। तो इसके अंदर सर हमारे पास जिस तरह आपने बताया था कि हम इसके अंदर वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारा पैराबोलिक टेंजेंटल होता है हमारे पाथ के। तो उसी तरह सर हम लोगों ने इसके अंदर एक्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसकी हम लोगों ने एक इक्वेशन निकालनी थी जिसके अंदर वो वेट पे डिपेंड करता है उसकी लाइन पे और सैग पे। साथ हम लोगों ने उसी के वर्टिकल निकाल लिया था जो कि वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये सर हमारे पास सीगरे वाली बुक में भी यूज हो रहा है क्योंकि उसके अंदर इसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ था, पर क्योंकि इसको वहां से किया तो उसका एक बैकग्राउंड मिल गया था कि ये वाला कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है जो उसका वर्टिकल सपोर्ट फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया है जो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है और उसका एंगल निकाल लिया। ये तो सर हमारे पास नॉर्मल डेरिवेशन होगी कि हम लोग कंडक्टर फोर्सेस जब हैंग कंडक्टर होती है तो उसके सपोर्ट पे कौन सी फोर्सेस लगती हैं। पर हमारा सर जो था कि हम लोगों ने इसको बेसिकली अपने शॉर्ट फोर्सेस के हिसाब से और उसके अंदर हम लोगों ने सैग टेंशन और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी देखना था। तो उसके लिए फिर मैंने जो बुक फॉलो की थी वो सीगरे की थी क्योंकि सर उसके अंदर थोड़ी थ्योरी थी जिसको समझना आसान था। जो 14 जी चैप्टर था ना सर पावर लाइन ट्रांसमिशन वाला जो आपने बुक शेयर की थी उसके अंदर सर इशू ये था कि उसको मैंने तकरीबन 50% समझ लिया था, 50% नीचे से थोड़ा-सा मुझे ना उसकी जब वो डेरिवेशन कर रहा होता है तो अ, उसका थोड़ा-सा मुझे ना आ रहा था डाउट। पर क्योंकि कैटेनरी कर्व की इक्वेशन दोनों सेम थी, उस बुक के अंदर भी वही आ रही है, उस दूसरी बुक के अंदर भी वही आ रही है, तो फिर मैंने इसी को फिर देखा और इसी की 2-3 मैंने सही। एग्ज़ाम्पल्स भी सॉल्व की थी और ये कि हम लोग किस तरह सैप और सर इसको मैंने ना क्योंकि ये हमारे पास बेसिक था ना ये वाला शुरू वाला, इसको सर फिर जी मैंने सी प्लस प्लस में कोड भी कर लिया था। कि सी प्लस प्लस जी का सी हैश का सी शार्प का सर मैंने ना सॉफ्टवेयर सारा ना उसका डॉट नेट वाला जितना भी उसका एनवायरनमेंट था वो क्रिएट करके ना यहाँ पड़ा होगा सर मेरे पास सी शार्प के अंदर। सही। तो उसके अंदर सर इसको मैंने फिर उसको कोड भी कर लिया था शायद इसके अंदर ये अभी प्रोग्राम ना हो ये वाला था सर कि इसके अंदर कंडक्टर का हम लोग देते हैं कि उसका सैग उसका हम लोग टोटल उसकी हम दे देते हैं कि सर हमें कंडक्टर का वेट कितना है, कंडक्टर का स्पैन कितना है और हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स कितनी है। और उसके बाद वो हम लोगों को बताता है कि कंडक्टर का सैग कितना आएगा। अगर इसको मैं सर रन करके दिखा दूँ, तो इसके अंदर अब अच्छा सर इसको थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा। सर इसके अंदर ना सी शार्प के अंदर इश्यू ये है कि इसको पहले इसका सर्वर बिल्ड करना पड़ता है कि इसको रन करने से पहले ना इसका एक सीएमडी के अंदर जाके डॉट नेट को पहले हमें रन करना पड़ता है। डॉट नेट जब हमारे पास पावर शेल से कनेक्ट होता है फिर जाके सी हैश रन होता है क्योंकि ये सिस्टम के साथ डायरेक्टली एस्केलेटेड होता है। तो ये इसमें सही। ये बग आ है तो इसको वो ठीक करना पड़ेगा। बाकी सर वो कंटिन्यू करते हैं। फिर सर वो जो सीगरे वाली बुक के अंदर से हम लोगों ने सैग टेंशन देख ली थी, सैग टेंशन की कैलकुलेशंस कर ली थी कि सैग टेंशन के अंदर हमारे पास 2 किस्म की कैलकुलेशन होती हैं। एक कंडक्टर की एलोंगेशन होती है जिसके अंदर टेम्परेचर का आता है और दूसरा कैटेनरी इक्वेशन होती है जो
जो हमारे पास जो कर्व है, कर्वेचर जो होती है लाइन की, वो हमें शो करता है। और सैग सही क्योंकि है। सर हमारा डायरेक्टली टेम्परेचर पे होता है, तो हम लोगों को कंडक्टर एलोंगेशन करना लाज़मी है हम पे, ताकि हम लोग इसका एक पूरा ना टेबल बना सकें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सैग की वेरिएशन कितनी आती है। और तकरीबन ये लिखा हुआ था कि मोस्टली हम लोग इसकी एक रेंज रखते हैं कि ये 20% आरटीएस, मतलब जो रेटेड टेंसाइल फोर्स होती है, आरटीएस जो होती है, उसका वो हाँ 23 से 22% तक रहे, इतना सैग रहे तो वो हमारे पास बेयरेबल होता है। बिल्कुल है, मतलब आप उसको इतना टाइट करके लगाओ कि उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर रेटेड आरटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, जी वो सर। जो एक्चुअल होगी वो उससे 20% से एक्सीड ना करे, ताकि कंडक्टर ब्रेक ना करे। जी ये सर। सेफ्टी रखी होती है। जी। सर उसके बाद फिर कैटेनरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। कैटेनरी इक्वेशन को सीगरे के अंदर इस तरह सॉल्व किया हुआ कि पहले उसके अंदर उसने हाफ पॉइंट का फाइंड किया है कि उसने पहले 2 वेक्टर्स बना लिए हैं, जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट आता है और एक उसने एक्स वेरिएबल ले लिया है। एक्स वेरिएबल उसने जो लिया है सर, वो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट से लेके सपोर्ट का जो डिस्टेंस है उसको उसने दे दिया है कि ये हमारे पास है, और वो ये वाला वाई ऑफ एक्स फाइंड कर रहा है शुरू में, एक्स के सही है। साथ डाल के। तो पहले इसने ये कर दिया है, उसके बाद फिर उसने टोटल एक्स ले लिया है, ये एक्स को वाला। s/2 भी पुट किया हाँ, हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि वो हमारे पास स्पैन का हाफ होता है, तो उसने s/2 डिवाइड करके ये फाइंड कर लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इसने 2 फॉर्मूलाज दिए हैं मैम। एक उसने ये वाला फॉर्मूला दिया है जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एक उसने अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला दिया है। हम कौन सा सर यूज़ करेंगे इसमें? तो जिसमें हाइपरबोलिक कोसाइन यूज नहीं हो रहा है, वो भी दिया हुआ है, लेकिन जो उसने न्यूमेरिकल जी जी बताओ। तो जो उसने न्यूमेरिकल उधर सॉल्व किया हुआ है एग्जांपल में, उसने वो उधर हाइपरबोलिक कोसाइन वाला यूज किया हुआ है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है उसमें वो जिस लेवल की एक्यूरेसी हमें चाहिए ना, वो दोनों से एक्यूरेसी आ जाएगी। सॉल्व करने में मसला नहीं है, पूरा फार्मूला सॉल्व कर लो, वही उसी का अप्रोक्सीमेट वर्जन है। लेकिन जी पता सर। क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये उन कैटेनरी कर्व्स के लिए है जिनकी मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए फार्मूले सिंपल हैं। ठीक है। जी सर। अगर केबल की डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की वजह से फिर आपको बुक 14 के चैप्टर 14 पे जाना पड़ेगा। जी सर, वो सर तो मैंने ये देखा है, उसका बेसिक फ़र्क ही। जी हाँ, सर। ये है कि केबल की इसमें ना बेसिक कंजम्पशन ये है कि केबल की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। जब जी उस पर टेंशन आती है, स्पेसर आते हैं या ड्रॉपर आते हैं ना, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है अलोंग द पाथ। फिर वो इक्वेशंस कम्प्लेक्स होती जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे ना, इनके रिजल्ट्स 1/100 तक सेम रहते हैं, मतलब 2 डेसिमल डिजिट्स तक ना, 2 से 3 तक कोई जी फर्क नहीं सर। पड़ेगा। बहुत माइन्यूट फर्क अच्छा, होगा। यहाँ और सॉल्व आपको किया सोल्व करने था, में मसला नहीं है, आप जो बताओ। यहाँ सॉल्व किया था, एक से वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6.420 और अप्रोक्सीमेशन वाले से आई थी 6.417, तो वो इतना खास फर्क नहीं था, 0.003 का फर्क था। हाँ वही ना, मैं कह रहा हूँ कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको 3 तक भी ले जाओगे ना, कोई माइनर सा फर्क पड़ता है, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन आप इसको देखो, इक्वेशन सोल्व करने में मसला नहीं है। कंप्यूटर में एक दफ़ा आपने कोड लिख देना, तो वो कम्प्लेक्स हो इजी हो, उसने तो पे आपको रिजल्ट दे देना ना। जी सर। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स है, ये सर बुक के अंदर सर इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेंशन नहीं है, बस इसके अंदर बता दिया है कि ये 20% ऑफ रेटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जबकि सर मैंने जो ऊपर हाँ वाली डेरिवेशन की थी, उसके अंदर उसने एक फॉर्मूला दिया है हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स का, जो उसने दिया है जो वेट है कंडक्टर का मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द स्पैन डिवाइडेड बाय 8h। 8h जो है हमारे पास वो सैग है। एक सर ये ठीक इसने है। फॉर्मूला दिया हुआ है। या सर उसने बुक के अंदर एक जो दे भी दिया है ना सर, वो यहाँ से दिया है कि जब वो कंडक्टर स्लैब निकालता है, मतलब जो डिफरेंस होता है स्पैन और सैग का, बिल्कुल, उधर उसने एक वो फॉर्मूला डिफरेंस ये दिया है। हम सैग से लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है सैग ज़्यादा बेहतर है। वो असल में ना 2 चीज़ें हैं, वो हम इसको डिफरेंट एल्गोरिथम से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कह देता हूँ कि एट दिस स्पेसिफाइड सैग हमने कैलकुलेट करनी है हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स के 3%। नॉर्मली हम 3 से 5% तक सैग रखते हैं अपने ग्रिड स्टेशन के अंदर ना। तो जी सर। अगर उसके बाद फिर हम ना इसको वेरी करेंगे, मतलब 2.5 से 5% तक सैग को वेरी करके डिफरेंट हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्सेस निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट के केस में किसके साथ सबसे मिनिमम रिजल्ट्स आता है, वो ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी हमारी ना। ये ठीक है होता है कि सर। मतलब आप सैग को एज अ वेरिएबल लोगे कि मैं 0.2 से 0.3 मीटर 0.4 मीटर
सैग करता जाता हूँ, फिर हम उस पर शॉर्ट सर्किट फोर्सेस निकालते जाएंगे कितनी कितनी आती है, फिर वो हम देखेंगे रिजल्ट्स मिनिमम किस पे आते हैं, जो मिनिमम रिजल्ट्स होंगे जिसपे हमारे डिज़ाइन कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो हम उसको लेके चलेंगे। तो जो आगे फिर हॉरिजॉन्टल टेंशन है उसमें भी वो फिर यही वाला फार्मूला लेके चल रहा है, तो जो इधर ये जो है ना, ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें केबल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। हम इसके अंदर ना छोटे छोटे मॉड्यूल्स या क्लासेस बनाते जाएंगे कि या फंक्शंस बनाते जाएंगे कि अगर सिंपल यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली केबल है तो आप जो ये कोड लिखोगे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लेना। दूसरा फिर अगर दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला तो उसको अलहदा कोई प्रोसीजर बन जाएगा जो उससे कॉल हो जाएगा। ठीक है सर। सर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी प्रैक्टिस करता रहूँ। फिलहाल थोड़ा सा इसमें डिबगिंग का इशू है सर सी शार्प के अंदर। ये हम लोगों का ना जिस लाइन में एरर होता है वो लाइन बताता नहीं है, तो नहीं उसका यार, एक इशू सर। वो मैं बड़ी कोशिश पता नहीं सर शायद हाँ जरा कंपाइलर को देखो, एनवायरनमेंट को, विजुअल स्टूडियो को ना, मुझे बड़ी देर हो गई है रिकॉर्डिंग किए हुए ना, लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन आप अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्यून हो जाएगा थोड़ी देर में ना। तो ये देखिए ना, ये एरर बता रहा है लाइन 19 और 24, क्योंकि लाइन 19 और 24 में कोई कोड ही नहीं है। तो ये मैं देख रहा था कि मैं सर कोशिश करूंगा कि सिर्फ विजुअल स्टूडियो पर डिपेंडेंट ना रहूं, फिर वो सी शार्प का एक अलग सा कंपाइलर रहता है उसको डाउनलोड करके ना उस पर भी प्रैक्टिस कर दूंगा कि उसके अंदर डीबगिंग ठीक हो जाए। ये थोड़ा सा ना, ये छोटे छोटे मसले होते हैं, आप थोड़ा सा लगोगे ना ठीक हो जाएंगे। सी शार्प ये विजुअल स्टूडियो पे मैंने किया था, काफ़ी हद तक लिखी थी कोड ना, लेकिन ये है कि वो शुरू में मैं भी बड़ा तंग हुआ था क्योंकि मैं इसे के एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं था। लेकिन ये है कि आप महीना भी लगेगा आपको, ये छोटे छोटे कुछ बग्स होंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी जो एरर आते हैं ना उनको डिबग करने की आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा किस एरर कोड से कहाँ पे एरर होता है, क्या होता है। वो टाइम लगता है अडैप्ट करना। तो हमारे एक 18 सेशन के सीनियर हैं शोएब भाई, मैंने उनसे भी बात की थी, उनको ये यूज करना आता है, तो वो अगर इंशाल्लाह हमारे लिए 1 या 2 दिन निकाल के वो हमें सिखा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो कोई एरर आता है तो पहले लगे रहा करो, बाद में उनसे पूछ लिया करो, डिस्कस कर लिया करो। जी सर ठीक। बाकी सर फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स जो है आज अंदर आ जाए। जी मास ये सर वो मैंने जैन ने जो शार्ट दिए थे उसमें जो एक तो उसने कहा था कि आप जो बुक है, सो मैं क्योंकि गया हुआ था फैसलाबाद, तो मैंने फिर वो सीगे वाली बुक ही पढ़ी थी ज्यादा, तो सबसे पहले मतलब शुरू से ही स्टार्ट किया था यहाँ से सर, क्योंकि उसमें पहले पैरामीटर्स वगैरह ही बता रहा है, तो उसमें सर ये वाली कैलकुलेशंस करना देखी थी। उसके बाद से यूट्यूब पे इसकी वीडियोस वगैरह हैं एक इंडियन चैनल पे, तो सर उसमें तकरीबन वो सारा जो लेके चल रहा है वो सीगे की बुक को ही लेके चल रहा है, तो सर उसके 2-3 लेक्चर्स देखे थे। सर उसने ज्यादा जो बात की हुई है वो जो एक ये न्यूमेरिकल इधर उन्होंने सॉल्व किया वो था शायद ये वाला, तो ये वाला उन्होंने उधर बुक में भी दिया हुआ है सीगे वाली बुक में। तो सर इसके अलावा भी और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स उन्होंने जो खुद से उन्होंने सॉल्व करवाए थे जो यूट्यूब पे वीडियो, सर मैंने उनको भी यूज करके देखा था सर, लेकिन जो मेन बात पता चली थी सर, वो एक आपने हमेशा एक आर्टिकल शेयर किया था, मैं उसका आपको नेम देख के बताता हूँ। सर ये है कि सर ये जो भी डेरिवेशंस की हैं पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे कंडक्टर लेंथ हो गई, कंडक्टर स्लैक हो गया, ये 3-4 मॉड्यूल्स हम बना के ना एटलीस्ट की हमारी सी शार्प में प्रैक्टिस हो जाए कि हमारी जो ये वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी वहाँ भी आ जाए। पहले सर हम यूनिफॉर्म के लिए कर लेते हैं, तो हम इसके बाद सर हम फिर डायरेक्ट आ जाएंगे फिर डेंसिटी पे और फिर टेम्परेचर। ये जो आपने ओवरहेड पावर लाइंस वाली बुक जो थी इसमें यही चीजें जो थी ये बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स लिखी हुई हैं। अगर हम इसके शुरू वाले ही फार्मूलाज ओपन करता हूँ मैं इधर बुक पे ही, तो सर उसमें वो मतलब जो उन्होंने इनिशियल इक्वेशन ही स्टार्ट की हुई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी हुई है। उधर से हमें उसके लिए हमें पहले यूट्यूब से जाना पड़ता है, इसलिए हमने फिर वो सीगरे वाली बुक भी पहले पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो जो उन्होंने इनिशियल इक्वेशन लिखी हुई है हमको पहले वही समझ आ जाती है। जिस तरह इधर से कंडक्टर लेंथ है, उसके बाद स्लैक वगैरह की कैलकुलेशन है, टेंशन की कैलकुलेशन है,
तो सर वो हमें शुरू से ही समझ आ जाती है। लेकिन अगर हम वो ये वाली बुक ओपन करते हैं तो इसमें जैसे सर ये 14.6 जो था सर, उसमें अगर हम शुरू से देखें तो उन्होंने जो पहली इक्वेशन यूज की हुई है वो ही तकरीबन मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो वो पहली चीज उसकी समझ नहीं आ रही। तो सही कोई इसी तरह ही ना जो आपने बुक दी भी थी ना, उसमें कुछ आर्टिकल्स जो स्टार्टिंग में थे ना चैप्टर 14 में, लाइक 14.2 और 14.3, उसमें भी ना अब जैसे मेरे फेलोमेट ने भी बताया कि सीधे वाली बुक में लाइक यूनिफॉर्म बताया हुआ, इसमें ना थोड़ा सा डेंसिटी वाइब्स बताया हुआ। तो उसमें ना उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिफाइन कर दिए थे। पहले उन्होंने थोड़ा सा वर्टिकली उसको किया हुआ था और फिर हॉरिजॉन्टल भी। तो उस चीज पे भी ना थोड़ी कैलकुलेशंस लाइक डेरिवेशंस इस तरह की थी स्टार्टिंग में, तो वो लाइक थोड़ा इजी थी। लेकिन विद टाइम उन्होंने बीच में थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन कर दी थी, लाइक वैल्यू ऑफ एच और एवरीथिंग। तो वो ना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो आप विल ट्राई कि वो ना हम लाइक साथ से कर लें। सही। लेकिन उसमें पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी डेरिवेशंस असल में ना वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ ले जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल Yes, sir, इक्वेशंस की तरफ ना। वो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स इस्तेमाल करने इतने मुश्किल नहीं है। और सही है सर, जो वो रिजल्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो अगर उनमें सिर्फ एटलीस्ट आपको पता हो कि उसके रिजल्ट्स इस्तेमाल किस तरह करने हैं। यस ओके सर। सर, क्योंकि जो हमने प्रोग्रामिंग करनी है उसमें तो ज्यादातर जो फार्मूलाज हैं वो रिजल्ट्स ही यूज होने हैं। तो अगर सर सिर्फ उनको मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स को चेंज करने से आपका सैग और टेंशन किस तरह वेरी करती है, और उनके रिजल्ट्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाकी उसको देखो जरूर, मज़ेदार चीज़ है वो, जो आप वो एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ को लेके उसकी ट्रायंगल बना लेता है। ट्रायंगल का फिर वो मतलब एक उसने वो जिसे कहते हैं 90 डिग्री, क्या कहते हैं, वो ट्रायंगल बना लेता है, उसके कंपोनेंट्स बना लेता है वी और एच के ना, एक छोटा सा पैच लेके। फिर उसके बाद वो फिर ना वो ना मतलब जैसा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्केल्स लेके ना, फिर उसमें से वो चीज़ें कॉमन निकाल के फिर वो इसी चीज़ को बेसिक मैथमेटिक्स से ही चल रहा होता है। लेकिन वो अगर जितनी समझ आती है उस पर गौर व फिक्र करते रहो और उसके रिजल्ट्स इस्तेमाल करने सीखो, रिजल्ट्स इस्तेमाल कैसे करने हैं। सर मेरी कोशिश यही है कि ना पहले हम लोग करने से पहले जो होता है ना एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड होता है कि आप एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल स्टेप्स के अंदर। तो स्मॉल स्टेप्स हमारे पास ये है कि हम लोग जो उसकी बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों को प्रोग्राम को देनी पड़ेगी, जो उसकी बेसिक इनपुट्स होंगी, पहले उसको अलग कर लें, और जो हमारे पास बेसिक आउटपुट्स हैं उनको हम अलग कर लें। उसके बाद फिर उनका कनेक्शन देखें आपस में कि कौन से पैरामीटर्स को चेंज करने से हमारी आउटपुट कहाँ चेंज हो रही है। तो इस अप्रोच से सर हमारा जो प्रोसेस होगा वो शुरू से सिमिलर मतलब ना इजी हो जाएगा। और यही अप्रोच है सर कि हम लोग ना उस चीज को कनेक्ट करके रहेंगे। अब सर हॉरिजॉन्टल टेंसर फोर्स सर क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं था बुक के अंदर और ना सीक्रेट के अंदर, तो उसका फिर मैंने फॉर्मूला खुद ही ढूंढ लिया, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि एक पर्सन को हॉरिजॉन्टल टेंसर फोर्स पहले से पता हो। तो उसके लिए ये होगा कि सर हम लोग वो सैग से निकाल लेंगे, या तो सर हम स्पैन से भी निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आपस में ना डिपेंडेंट होती हैं। कई दफ़ा आपको सैग आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स निकालनी होगी। कई दफ़ा आपके पास वो बता देगा, जिस तरह बुक में आपके पास ना चैप्टर 14 में वो दे देता है कि आपको ना फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप कंडक्टर को स्ट्रेस कर सकते हो। फिर उससे आपने सैग निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स निकालनी होती है, वाइस वर्सा दोनों तरफ से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम की को बेसिक से शुरू करते हुए पहले आप यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली केबल्स को कंसिडर करो, उसका पहले चीज़ें बना लो, फिर हम उसमें ये जो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी जिस पर टेंशन स्ट्रिंग्स स्पेसर ड्रॉपर आते हैं ना, इसको बाद में डेवलप करेंगे। पहले आप फोकस करो। मैं आपको ना कुछ रिजल्ट्स भी शेयर किए थे मैंने अर्शफील्ड वायर के साथ, मेरा ख्याल है अगर नहीं किए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको भेज दूंगा। आप उनको वेरीफाई करो, सीगरे से वो सेम रिजल्ट्स आएंगे और बुक से भी। तो ठीक है सर। हाँ सर वो जो टर्म्स जी, मैं आपको शायद दोबारा भेज दूंगा अगर नहीं भेजा तो। अब आपकी ना थोड़ी सी आवाज़ भी ब्रेक हो रही है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ज़रा। ठीक है सर। सर वो हमारे पास है पड़े, मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा कंफर्मेशन के लिए कि ये वही वाले हैं या क्योंकि मल्टीपल दिखाता हूँ। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली केबल्स के साथ कैटेनरी कर्व्स ड्राइव करने हैं। उसके बाद हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए आपके पास सीगरे भी है, सीगरे के रिजल्ट्स लो, और जो बुक के चैप्टर के है ना रिजल्ट्स, उनकी सेम रिजल्ट्स आएंगे। आप अगर कैलकुलेट करोगे ना C# पे,
तो उनके सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो आप इसको इस तरह बनाओगे, एक छोटा सा ग्राफिक का पेज बना दो, ग्राफिक्स में ना इस पे C# पे, उसमें इनपुट पैरामीटर डाल दो कि या फिलहाल कंसोल पे ही करते जाओ, कंसोल पे ही वो इनपुट ले और आउटपुट्स आपको देता जाए, उसके बाद में फिर इसको ज़रा शेप दे लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सर अभी C# को थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर पॉइंटर्स वगैरह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है C++ से, और उसके अंदर फिलहाल तो सर ये है कि मैं फिलहाल एरेज से कर लूंगा उसको, कि हमारे पास एरेज के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है और उसके बाद कंप्यूटेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। फिलहाल आप कंसोल पे ही करते जाओ कि उसको वेरिएबल से लेके करते जाओ, फिर वेरिएबल से वैल्यू कहाँ से ड्राइव करनी है हम बाद में देख लेंगे। जी सर अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा, एक मिनट सेकंड पेज आना, सेकंड पेज पे आना, पिछले पेज पे आओ जरा। मेरा ख्याल है ये बगैर विदाउट इंडिविजुअल लोड्स ही है, और भी इसी तरह का इसमें स्ट्रिंग का डाटा नहीं ना है। यही वाली कैलकुलेशन, ये इसके शॉर्ट सर्किट के रिजल्ट। जैसे आपने ये 2 भेजी थी, एक ये थी और दूसरी थी मेरे पास इसमें लोड, इसमें देखो ना लोड 0 है और मुझे स्ट्रिंग का डाटा नहीं दिया होगा। नहीं सर नहीं दिया। ये वाली अगर आप इस पे ना सीग्रे के रिजल्ट से इसको वैल्यूएट करोगे ना, तो ये वाला केस वैल्यूएट हो जाएगा आपका। ठीक है सर। इसको पढ़ो, इस सीग्रे से पढ़ के इसको वैलिडेट करो, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं। सर और टेम्परेचर वाले के लिए फिर हम लोगों को कंडक्टर एलांगेशन वाला करना पड़ेगा ना, वो पोर्शन। पहले तो आप एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे लेके कर लो, फिर उसके बाद जब उसको किसी दूसरे टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना होता है ना, ट्रांसफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने सैग कैलकुलेट किया है 80 डिग्री पे, उसके बाद आपने देखना है 40 डिग्री में सैग क्या आता है, तो फिर वो चेंज इन टेम्परेचर वाले फार्मूले लगते हैं। जी सर। फिर वो चेंज इन टेम्परेचर से वो एलोंगेशन कैलकुलेट करेगा, फिर वो लेंथ एलोंगेशन से फिर आप निकाल सकते हो कि कंडक्टर की चेंज इन लेंथ क्या होगी, फिर उससे नया सैग निकल आएगा दूसरे टेम्परेचर पे। ठीक है सर। बाकी सर फिर हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं इस वीक तक, फिर हम किसी मिडल डे में ना कोई फिर एक और मीटिंग रखेंगे। ठीक है, आप इस फिलहाल देखो ना, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर आप जहाँ पे आप ये जो टेम्परेचर है ना -10 पे इसने हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स निकाली है 823। ये करते क्या है कि टेम्परेचर को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ना केबल को बांध देते हैं। फॉर एग्जांपल -10 डिग्री पे आपने केबल बांधी, उसका सैग है 18 पे 0.78 मीटर। ये राइट साइड पे लिखा होगा सैग एट 0 18 36। 18 जो है उसका मिड पॉइंट है। अब अगर -10 पे सैग है 0.78 मीटर, तो इसी अगर टेम्परेचर चेंज की वजह से नीचे आओगे तो 80 डिग्री पे सैग कितना होगा वो नीचे दिया होगा। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री पे उसने 0.94 कर दिया सैग। अब इनको देखो कि ये टेम्परेचर के साथ किस तरह चेंज होते हैं, और ये इनको वैलिडेट करो अपने फार्मूलों से, वैलिडेट करो। सो वो जो हमने उधर लगाए हुए हैं C# या उस पे वीडियो स्टूडियो में बनाए हैं, उनमें हम ये वैल्यूज डाल के अपने वेरीफाई करें। आप अपना एक कोड बनाओ और इसको वैलिडेट करो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डाया और इस वेट की केबल को इतने मीटर के स्पैन को अगर मैं बांधता हूँ, उसका सैग ये होता है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स क्या होगी। इस तरह की चीज़ें इधर से अपने फार्मूलों को वैलिडेट करते जाओ रिजल्ट्स को। ठीक है सर। अच्छा वास्तव इनसे कोई एक दो क्वेश्चन अगर आप जो अभी तक इनकी प्रोग्रेस है, अगर क्वेश्चन हर एक से इंडिविजुअली अगर दो क्वेश्चन पूछ लें ताकि थोड़ा सा फिर कैटेगराइज कर लें। ठीक हो गया इसको। अच्छा पहले तो हालांकि हम ना बेसिक्स पे ही चलते हैं, जितना आपने किया उसी में से सवाल पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक चीज़ है ना। तो पहले तो मुझे अच्छा आप हमास आप बताओगे ये हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। यस सर। हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स जो कंडक्टर की होती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। सर हॉरिजॉन्टल की डाउनवर्ड्स होती है। दोबारा बताना। सर हॉरिजॉन्टल की डाउनवर्ड्स होती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स है इसकी जो कंडक्टर की है इसकी डायरेक्शन क्या होती है।
तो शायद जो बाकी उसमें बुक वगैरह में शायद पढ़ा है ये डाउनवर्ड्स होती है कंडक्टर की, मतलब नीचे को फोर्स करती है। ठीक है। और इसको आपको सैग को किस तरह स्पेसिफाई करोगे, सैग होता क्या है? तो सैग यही होते हैं ना, जो मतलब जो कंडक्टर होता है तो दो उसकी जो उनके स्पोर्ट के दरमियान जो लगा होता है कंडक्टर, उसमें कितना ज्यादा वो नीचे को उसको लटक रहा होता है, उसमें सैग होती है कितनी होती है, तो उसको सर सैग हम बोलते हैं। मतलब उसमें कितनी ज्यादा उसको उर्दू में उसका वर्ड नहीं में आ रहा कोई, तो जितना मतलब नीचे को कंडक्टर लटकाया होता है हमने, वो उसको सैग बोलते हैं। उसको सैग कहते हैं। सही है। और ये आप बताएं सैग क्या होता है सर? Sir, it's basically like two conductors, like हम A और B ले लेते हैं, ठीक है, और उसके दरम्यान जो हमारे पास है ना एक कर्व टाइप बन जाती है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो है ना फिर हम इस तरह से है करेंगे तो मतलब अगर एक स्पैन लेंथ होती है, जो उसकी प्रॉपर लेंथ होती है, वो अगर सीधा कंडक्टर हो, एक हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे और एक जो होगी वो कर्व जो बनी होगी, उनके दरमियान जो सही है। और ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो कंडक्टर की टेंसाइल फोर्स है, ये टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करती है? मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम, इसका ट्रेंड क्या होता है? तो जो टेंसाइल फोर्स है मेरे ख्याल से वो अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा तो टेंसाइल फोर्स शायद कम होती जाएगी। वो शायद टेम्परेचर बढ़ता है तो कम हो रही है। अच्छा यार अली भाई, मुझे ना एक साइड से कॉल जी 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 जी, आपकी आवाज कट रही। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि मुझे ना वो ऑफिस से कॉल आ रही है, मैंने एक और मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो मैं इसको ना हम एवेल्यूएट करते हैं बाद में। बाकी इन्होंने काम कर लिया है, मतलब शुरू कर दिया, ठीक हो गया अभी भाई, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चले, वो वकास दूसरा ग्रुप थैंक भी यू। ऑनलाइन है, तो बस वो भी आप जैसे ही मुझे बताएंगे तो उनको भी ले लेंगे। हाँ ठीक। चलिए ठीक।